हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अबीहा इंतखाब। आपके अपने यूट्यूब चैनल अबीहा क्लासेस सफलता की सोच में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे हैं भारत की राज्य व्यवस्था सिविल सेवा की जो तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। एम लक्ष्मीकांत की लिखी हुई ये बुक है। तो इस बुक में मैंने आपको पूरे कंप्लीट 4 चैप्टर पढ़ा दिए हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 5th चैप्टर। और जिन बच्चों के पास ये बुक नहीं है तो उनको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी ताकि आपको हर एक चैप्टर काफ़ी आसानी से मिल सके। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर नंबर 5। तो हमारा 5th चैप्टर है संघ एवं इसका क्षेत्र। ठीक है, तो इसको पढ़ते हुए चलते हैं। हमने इससे पहले प्रस्तावना वाला चैप्टर पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र, बंधुत्व, इन सब शब्दों का क्या अर्थ है और हमारी प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है या नहीं किया जा सकता है, और कब इसको मान्यता मिली कि हाँ संविधान में संशोधन हो सकता है, और प्रस्तावना के जो संविधान की प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ उसमें कौन कौन से शब्द जोड़े गए। तो इन सबको मैंने 4th चैप्टर में पढ़ाया था। आज हम पढ़ते हैं संघ और इसका क्षेत्र पढ़ते हैं। देखिए, राज्यों का संघ, हमारा भारत क्या है भाई, राज्यों का एक संघ है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया यानी भारत बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा। यह व्यवस्था दो बातों को स्पष्ट करती है कि एक देश का नाम और दूसरी राज्य पद्धति का प्रकार। संविधान सभा में देश के नाम को लेकर किसी तरह का कोई मैत्रिक्य नहीं था। कुछ सदस्यों ने सलाह दी कि इसके परंपरागत नाम भारत को रहने दिया जाए, जबकि कुछ ने आधुनिक नाम इंडिया की वकालत की। इस तरह संविधान सभा ने दोनों को स्वीकार किया, इंडिया जो कि भारत है। तो हमारे संविधान में भारत और इंडिया दोनों ही शब्दों को सम्मिलित किया गया है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है: राज्यों के क्षेत्र, संघ क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। आगे पढ़ते हैं कि राज्यों के संदर्भ में संविधान के उपबंध की व्यवस्था सभी राज्यों के समान रूप से लागू है, यद्यपि कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध है। ठीक है, जैसे कि कुछ स्पेशल स्टेट्स हैं: महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा एवं कर्नाटक। इसके अतिरिक्त 5वीं एवं 6ठी अनुसूचियों में राज्य के भीतर अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष उपबंध है। मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि भारत का जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, संविधान बना, तो उसमें कितनी अनुसूचियां थी? मैं अभी नहीं पूछ रही कि कितनी अनुसूचियां हैं, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना उस टाइम कितनी अनुसूचियां थी? इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मैंने इसके बारे में काफ़ी डिटेल में आपको बताया है। अब आगे बढ़ते हैं। संघ व्यवस्था में राज्य इसके सदस्य हैं और केंद्र के साथ शक्तियों के बंटवारे में हिस्सेदार हैं। दूसरी तरफ संघ शासित क्षेत्र एवं केंद्र द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र में सीधे केंद्र सरकार का प्रशासन होता है। अब बात करते हैं, उदाहरण के लिए भारत ने संविधान लागू होने के बाद कुछ विदेशी क्षेत्रों का अधिग्रहण किया, जैसे दादर और नागर हवेली, गोवा, दमन एवं द्वीप, पांडुचेरी एवं सिक्किम। इन क्षेत्रों के अधिग्रहण की बाद में हम चर्चा आगे करते हैं। अनुच्छेद 2 में संसद को यह शक्ति दी गई है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। इस तरह अनुच्छेद 2 संसद को 2 शक्तियां प्रदान करता है: नए राज्य को भारत के संघ में शामिल करें, और यानी दूसरा, नए राज्यों को गठन करने की शक्ति दे सकता है। यानी कि नए राज्यों को भारत में शामिल किया जा सकता है और नए राज्यों को गठन करने की शक्ति दी गई है। अब हम आगे देखते हैं कि राज्यों के पुनर्गठन संबंधित संसद की क्या शक्ति है। किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। किसी राज्य क्षेत्र को बढ़ा सकेगी, किसी राज्य क्षेत्र को घटा सकेगी, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, किसी राज्य के नाम में भी परिवर्तन कर सकती है। जैसे कि हमने देखा कि कुछ आगे चल के कुछ राज्य को बांटा गया, यानी कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया, तो ये सब चीज़ें हुई। तो यानी संसद के पास ये शक्ति है, हमारे संविधान में ये शक्ति संसद को दी गई है। अब आगे देख सकते हैं, परिवर्तन से संबंधित कोई अध्यादेश राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जा सकता है, और 2 संतति से पूर्व राष्ट्रपति उस अध्यादेश को संबंधित राज्य के विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजता है। यह मत निश्चित समय सीमा के भीतर दिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति या संसद राज्य विधानमंडल के मत को मानने के लिए बाध्य नहीं है और इसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, भले ही उसका मत समय पर आ गया हो। संशोधन संबंधित अध्यादेश के संसद में आने पर हर बार राज्य के विधानमंडल के लिए नया संदर्भ बनाना जरूरी नहीं। संघ क्षेत्र में मामले में संबंधित विधानमंडल के संदर्भ की कोई आवश्यकता नहीं। संसद जब उचित समझे स्वयं कदम उठा सकती है।
आगे देख सकते हैं हम कि क्या संसद को यह अधिकार है कि वह किसी राज्य के क्षेत्र को समाप्त कर सके। तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को दे दे। यह प्रश्न उच्चतम न्यायालय के सामने तब आया जब 1960 में राष्ट्रपति द्वारा एक संदर्भ के जरिए उससे इस बारे में पूछा गया कि केंद्र सरकार के एक निर्णय के बेरुबाड़ी संघ यानी पश्चिम बंगाल पर पाकिस्तान का नेतृत्व हो। वे राजनीतिक विद्रोह और विवाद को जन्म दिया, जिस कारण राष्ट्रपति से संदर्भ लिया गया कि उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संसद की शक्ति राज्यों की सीमा समाप्त करने और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भारतीय क्षेत्र को अन्य देश को देने की नहीं है। यह कार्य अनुच्छेद 368 में ही संशोधन कर दिया जा सकता है। इस तरह 9वें संविधान संशोधन अधिनियम 1960 के प्रभावी होने पर उक्त क्षेत्र को पाकिस्तान को स्थानांतरित कर दिया गया। दूसरी तरफ 1969 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि भारत और अन्य देश के बीच सीमा निर्धारण विवाद को हल करने के लिए संवैधानिक संशोधन की जरूरत नहीं है। ये कार्य कार्यपालिका द्वारा किया जा सकता है। इसमें भारतीय क्षेत्र को विदेश को सौंपना शामिल नहीं है। अब आगे बात करते हैं कि बांग्लादेश के साथ क्षेत्रों का आदान प्रदान क्या है। तो 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 को इसलिए अधिनियमित किया गया कि भारत द्वारा कुछ भूभाग का अधिग्रहण किया जाए जबकि कुछ अन्य भूभाग को बांग्लादेश को हस्तांतरित कर दिया जाए। उस समझौते के तहत जो भारत और बांग्लादेश की सरकारों के बीच हुआ, इस लेन देन में भारत ने 111 विदेशी अंत क्षेत्र को बांग्लादेश को हस्तांतरित कर दिया जबकि बांग्लादेश ने 51 अंततः क्षेत्रों को भारत को हस्तांतरित कर दिया। तो यानी कि ये संसद को हमारी शक्ति प्राप्त है कि वो राज्यों का आदान प्रदान कर सकती है। इसके साथ ही इस लेन देन में प्रतिकूल दखलों का हस्तांतरण तथा 6.1 किलोमीटर असीमांकित सीमाई क्षेत्र का सीमांकन भी शामिल था। इन 3 उद्देश्यों के लिए संशोधन ने 4 राज्य असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा के भूभाग से जुड़े पहली अनुसूची के प्रावधानों को भी संशोधित कर दिया। अब आगे देख सकते हैं कि भारत और बांग्लादेश की लगभग यहाँ पे 4096.7 किलोमीटर लंबी साझी जमीनी सीमा है। भारत पूर्वी पाकिस्तान जमीनी सीमा का निर्धारण कब हुआ? तो रेडक्लिफ आप जानते हैं, तो निर्धारण 1947 के रेडक्लिफ अवार्ड के अनुसार हुआ और विवाद रेडक्लिफ अवार्ड के कुछ प्रावधानों को लेकर हुआ जिनका समाधान 1950 के बग्गे अवार्ड के अनुसार किया जाना था। पुनः एक कोशिश इन विवादों के समाधान के लिए 1958 में नेहरू नून समझौते के द्वारा की गई। हालांकि बेरूबाड़ी यूनियन के विभाजन को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती की गई। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में संविधान 9वां संशोधन अधिनियम 1960 में पारित किया गया। लगातार मुकदमेबाजी और अन्य राजनीतिक घटनाक्रम के चलते यह अधिनियम अनुसूचित नहीं किया जा सका और भूतपूर्व पाकिस्तान वर्तमान बांग्लादेश के भूभागों को लेकर चला गया। ठीक है, अब इसमें हम देख सकते हैं कि केंद्र शासित प्रदेशों एवं राज्यों का उद्भव कैसे हुआ, यानी देशी जो रियासतें थी उनको एकीकरण कैसे हुआ। तो देशी रियासतों का एकीकरण करने का जो श्रेय है वो तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, लेकिन इसमें देखिए कैसे हुआ। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत 2 स्वतंत्र एवं पृथक प्रभुत्व वाले देश भारत और पाकिस्तान का निर्माण किया गया। देशी रियासतों को 3 विकल्प दिए गए, भारत में शामिल हो, पाकिस्तान में शामिल हो या स्वतंत्र रहें। 552 देशी रियासतें भारत की भौगोलिक सीमा में थीं और 549 भारत में शामिल हो गई और बची हुई 3 रियासतों हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर ने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में ये भी शामिल हो जाती हैं। 1950 में संविधान ने भारतीय संघ के राज्यों को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया, भाग क, भाग ख, भाग ग और राज्य एवं भाग ख का क्षेत्र। ये सभी संख्या में 29 थे। भाग क में वे राज्य थे जहां ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन था। भाग ख में 9 राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन। भाग ख में ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन एवं कुछ शाही शासन था। अब आगे देख सकते हैं कि थर आयोग और जेवीपी समिति क्या कह रही है यहाँ पे। तो देशी रियासतों का शेष भारत में एकीकरण विशुद्ध रूप से अस्थायी व्यवस्था थी। इस देश के विभिन्न भागों, विशेष रूप से दक्षिण से मांग क्या उठ रही थी?
दक्षिण से मांग उठने लगी कि राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन हो, लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन बाद में ऐसा होता है कि भाषा के आधार पर राज्य बढ़ते हैं। जून 1948 में भारत सरकार ने एस.के. धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की। आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में पेश की। आयोग ने सिफारिश की कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई कारक की बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए। अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर पहले राज्य के गठन के लिए मजबूर होना पड़ा, जब मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को पृथक कर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। इसके लिए एक लंबा विरोध आंदोलन हुआ, जिसके अंतर्गत 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद एक कांग्रेसी कार्यकर्ता पुट्टी श्रीरामुकुलम को निधन हो गया। अब देखते हैं फजल अली आयोग क्या कहता है। आंध्र प्रदेश के निर्माण से अन्य क्षेत्रों से भी भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग उठने लगी। इस कारण भारत सरकार को दिसंबर 1953 में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली की अध्यक्षता में गठित करने के लिए विवश होना पड़ा। एक राज्य और एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया, जो कि काफी मुश्किल है। इसका मत था कि किसी भी राजनीतिक इकाई के पुनर्निर्धारण में भारत की एकता को प्रमुखता दी जानी चाहिए। समिति ने किसी राज्य पुनर्गठन योजना के लिए 4 बड़े कारकों की पहचान की: देश की एकता एवं सुरक्षा की, अनुरक्षण एवं संरक्षण, भाषाई व सांस्कृतिक एकरूपता, वित्तीय और आर्थिक एवं प्रशासनिक तर्क। लास्ट चौथा हम देख सकते हैं प्रदेश, राज्य एवं पूरे देश में लोगों के कल्याण की योजना और इसका संवर्धन। अब आगे देख सकते हैं कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा कोचिन राज्य के त्रावणकोर तथा मद्रास राज्य के मालवार और दक्षिण कन्नड़ के कसरगोडे को मिलाकर एक नया राज्य केरल स्थापित किया गया। अब आगे देख सकते हैं 1956 के बाद बनाए गए नए नए राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र के बारे में हम देखते हैं। 1956 में व्यापक स्तर पर राज्यों के पुनर्गठन के बावजूद भारत के राजनीतिक मानचित्र में व्यापक विविधता व राजनीतिक दबाव के चलते परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की गई। महाराष्ट्र और गुजरात 1960 में द्विभाषी राज्य मुंबई को 2 पृथक राज्यों में विभक्त किया गया। महाराष्ट्र मराठी भाषाई लोगों के लिए और गुजरात गुजराती भाषाई के लिए। गुजरात भारतीय संघ का 15वां राज्य था। दादर एवं नागर हवेली की बात करते हैं तो 1954 में इसके स्वतंत्र होने से पूर्व यहाँ पुर्तगाल का शासन था। 1961 तक यहाँ लोगों द्वारा स्वयं चुना गया प्रशासन चलता था। 10वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 द्वारा इसे संघ शासित क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया। गोवा, दमन एवं दीव की क्या स्थिति थी तो 1961 में पुलिस कार्रवाई के माध्यम से भारत में 3 क्षेत्रों को अधिग्रहित किया गया। 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा इन्हें संघ शासित क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया। बाद में 1947 में गोवा को एक पूर्ण राज्य बना दिया गया। अब आगे देख सकते हैं पौंडुचेरी का क्षेत्र एवं फ्रांसीसी गठन का स्वरूप था, जिसे भारत में पौंडुचेरी, कराई, कलमाहे और यनम के रूप में जाना जाता था। 1954 में फ्रांस ने इसे भारत के सुपुर्द कर दिया। इस तरह 1962 तक इसका प्रशासन अधिग्रहित क्षेत्र की तरह चलता रहा। फिर इसे 14वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संघ शासित प्रदेश बनाया गया। अब बात करते हैं नागालैंड। 1963 में नागा पहाड़ियों और असम के बाहर के तुएनसांग क्षेत्रों को मिलाकर नागालैंड राज्य का गठन किया गया। ऐसा नागा आंदोलनकारियों की संतुष्टि के लिए किया गया। तदपि नागालैंड को भारतीय संघ के 16वें राज्य का दर्जा देने से पूर्व 1961 में असम के राज्यपाल के नियंत्रण में रखा गया था। यानी कि 16वां राज्य का दर्जा किसको मिला है भाई, तो नागालैंड को मिला है। अब आगे बात करते हैं हम हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश की क्या स्थिति है। 1966 में पंजाब राज्य से भारतीय संघ के 17वें राज्य हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का गठन किया गया। इसके बाद सिखों के पृथक सिंह गृह राज्य पंजाब सूबे की मांग उठने लगी। अब आगे देख सकते हैं 1971 में संघ शासित क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। भारतीय संघ का वो 18वां राज्य था। मणिपुर, त्रिपुरा एवं मेघालय की क्या स्थिति है, तो 1972 में पूर्वोत्तर भारत के राजनीतिक मानचित्र में व्यापक परिवर्तन आए। इस तरह 2 केंद्र शासित प्रदेश मणिपुर व त्रिपुरा एवं उपराज्य मेघालय का राज्य को दर्जा मिला। अब आगे देख सकते हैं हम सिक्किम को। 1947 तक सिक्किम भारत का एक शाही राज्य था,
जहां चोग्याल का शासन था। 1947 में ब्रिटिश शासन के समाप्त होने पर सिक्किम को भारत द्वारा रक्षित किया गया और भारत सरकार ने इसके रक्षा, विदेश मामले एवं संचार का उत्तरदायित्व लिया, यानी कि वही सब कुछ संभाल रहा था, उत्तरदायित्व ले लिया। 1974 में सिक्किम ने भारत के प्रति अपनी इच्छा दर्शाई कि वो भारत में सम्मिलित होना चाहता है। ठीक है, तो इच्छा दर्शाई। तदनुसार संसद द्वारा 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 लागू किया गया। इसके द्वारा सिक्किम को संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया। इस तरह 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के प्रभावी होने के बाद सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना दिया गया, 22वां राज्य। इस संशोधन के माध्यम से संविधान की पहली व चौथी अनुसूची को संशोधित कर अनुच्छेद 371 को जोड़ा गया। अगर आप बहुत जल्दी चाहते हैं कि आपकी लक्ष्मीकांत खत्म हो जाए, ये बुक आपकी कंप्लीट हो जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं पर डे एक चैप्टर आपको पढ़ा रही हूँ। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। 1947 में भारतीय संघ में 3 नए राज्य मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा 23वें, 24वें और 25वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। अरुणाचल प्रदेश भी 1972 में संघ शासित प्रदेश बना। संघ शासित प्रदेश गोवा, दमन और दीव से गोवा को पृथक कर अलग राज्य बनाया गया। छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड और झारखंड की अगर हम बात करते हैं तो सन 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड को क्रमशः मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार से पृथक कर नए राज्यों के रूप में मान्यता दी गई। ये तीनों राज्य भारतीय संघ के 26वें, 27वें और 28वें राज्य बने। तेलंगाना, ये सबसे लास्ट है। वर्ष 2014 में तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश राज्य के भूभाग को काटकर भारत के 29वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। यानी लास्ट अगर हम बात करते हैं कि लास्ट में कौन सा राज्य बटा, तो तेलंगाना था। अब आंध्र प्रदेश राज्य अधिनियम 1953 ने भारत में भाषा के आधार पर पहले राज्य का निर्माण किया। आंध्र प्रदेश, जिसमें मद्रास राज्य तमिलनाडु के तेलुगु भाषी क्षेत्र में शामिल किए गए। अब बात करते हैं हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख की। तो जम्मू एवं कश्मीर संघीय क्षेत्र में पूर्व के जम्मू एवं कश्मीर राज्यों के सभी जिले शामिल हैं। कारगिल और लेह जिलों को छोड़कर जो लद्दाख संघीय क्षेत्र में शामिल कर लिए गए हैं। अब हम बात करते हैं नामों में परिवर्तन क्या हुआ है। तो कुछ राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के नामों में भी परिवर्तन किया गया है। संयुक्त प्रांत पहला राज्य था जिसका नाम परिवर्तित किया गया। इसका नया नाम 1950 में उत्तर प्रदेश किया गया। 1969 में मद्रास का नया नाम तमिलनाडु रखा गया। इसी तरह 1973 में मैसूर का नया नाम कर्नाटक रखा गया। इसी वर्ष लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीन द्वीप का नया नाम लक्षद्वीप रखा गया। 1992 में संघ शासित प्रदेश दिल्ली का नया नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली रखा गया। ठीक है, इससे बिना पूर्ण राज्य का दर्जा दिए। यह बदलाव 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा हुआ। वर्ष 2006 में क्या नाम बदले गए हैं, तो उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। इसी वर्ष पांडिचेरी का नाम बदलकर पौंडुचेरी कर दिया गया। और वर्ष 2011 में उड़ीसा का नाम बदलकर जो उनका नामकरण हुआ वो उड़ीसा के रूप में हुआ। अभी भी बहुत सारे लोग उड़ीसा बोलते हैं, लेकिन जो नाम बदला गया है वो हो गया है उड़ीसा। तो आज का आपका ये 5th चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। तो कल हम पढ़ेंगे 6th चैप्टर। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।